तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स और आगे की रणनीति हम डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल एनालिसिस। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले देखिए, आज के दिन एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है जहां पर हमने 11 स्टॉक्स के बारे में बात करी है। तो अगर आप एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म, तो डेफिनेटली इन 11 स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। 11 स्टॉक्स को पिक करके आप एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो वीडियो आप देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है राज रतन ग्लोबल वायर। राज रतन ग्लोबल वायर के स्टॉक में हमको देखिए काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अभी हाल ही में इसके Q2 के नंबर आए थे और जिस दिन नंबर आए 20% का लोअर सर्किट लगा है और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। गिरावट क्यों हुई? कंपनी के रेवेन्यू में लॉस था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लॉस था, नेट प्रॉफिट में हमको यहाँ पर लॉस देखने को मिला। इसके पीछे रीज़न था यहाँ पर जो स्टील के प्राइसेस है उसमें लगातार गिरावट हमको देखने को मिली। रियलाइजेशंस यहाँ पर काफ़ी लो जाती हुई देखने को मिली। वॉल्यूम भी यहाँ पर लॉस हुआ बिकॉज यूरोप में जो डिमांड है वो काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है, 3 से 5 साल का एटलीस्ट आपका विजन है, तो मेरे ख्याल से राज रतन ग्लोबल वायर को बाय किया जा सकता है SIP वे में। क्योंकि बीड वायर की जब मैं बात करता हूँ तो एक मेजर आप कह सकते हैं कि मटेरियल है किसी भी टायर के लिए। ठीक है, टायर को होल्ड करने के लिए बीड वायर की रिक्वायरमेंट तो रहती है। और राज रतन ग्लोबल वायर की बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसके पास। डेफिनेटली यहाँ पर इश्यूज हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन आगे देखिए इनकी काफ़ी सारी कैपेसिटी आने वाली है। थाईलैंड की कैपेसिटी आने वाली जहाँ पर 60,000 टन ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। आई थिंक अगले क्वार्टर में वो भी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन कितना होगा कितना नहीं होगा थाईलैंड की कैपेसिटी का, वो डिपेंड करेगा यूरोप की सिचुएशन पे। तो ये हमको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि एक शॉर्ट टर्म डेफिनेटली इम्पैक्ट रह सकता है। नेक्स्ट कैपेसिटी इनकी चेन्नई में आने वाली है करीब 60,000 टन की, जो कि बहुत जल्द यहाँ पर हमको कमेंस होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी आ रही है बिकॉज यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी है कंपनी के पास। जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, मैक्रो इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से थोड़े से यहाँ पर इश्यूज़ रहे हैं। वॉल्यूम भी अब की बार डाउन रहा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम डेफिनेटली अच्छा है लेकिन इंटरनेशनल वॉल्यूम डाउन रहा है। लेकिन अभी भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि 20% CAGR वॉल्यूम ग्रोथ अगले 3 से 5 साल में आती हुई देखने को मिलेगी। 1800 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है इनका अगले 3 से 5 साल में। तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ सकती है और डिमांड डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। तो इसको आपको SIP वे में बाय करना है। एलोकेशन का आप ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप कंपनी है, वोलेटाइल रह सकता है। मैक्रो हेडविंड्स यहाँ पर अभी चल रही है तो वो भी हमको देखना ज़रूर है। बाकी मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो गाइडेंस दी है, अगर मैनेजमेंट उसको अचीव कर पाता है तो स्टॉक यहाँ से फिर आपको ऑल टाइम हाई जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको आप SIP वे में धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 790 तक आता है तो वहाँ पर और बाय किया जा सकता है। तो यहाँ पर है फर्स्ट लेवल 920 के आसपास, सेकंड लेवल है इसका 790 के आसपास। चलिए अब दूसरी कंपनी दोस्तों मित्सु केमप्लास्ट, इसको भी हमने रिसेंटली यहाँ पर कवर किया था। नेक्स्ट मोल्टेक पैकेजिंग जो है एज ए टाइटल हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया था। तो कंपनी बेसिकली सेम वही चीज़ बना रही है जो मोल्टेक पैकेजिंग बनाती है, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग जो है प्रोडक्ट्स की कंपनी बना रही है, जैसे कि कंटेनर हो गया या फिर जो फर्नीचर रिलेटेड जो बेड, जो हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह लगते हैं, वो ये कंपनी बना रही है। तो यहाँ पर ये कंपनी अच्छी है। मात्र 300 करोड़ का मार्केट कैप है। तो समझिएगा बहुत छोटा माइक्रो कैप कंपनी है, तो उतना ही रिस्क ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है माइक्रो कैप कंपनीज में। तो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना है, उसके बाद इस कंपनी में निवेश करना है। अभी हाल ही में Q2 के रिजल्ट आए, नंबर यहाँ पर काफ़ी वीक देखने को मिले। मार्जिन तो यहाँ पर देखिए 6 सवा 6% के रह चुके हैं। तो काफ़ी मार्जिन यहाँ पर टूटते हुए नजर आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी टूटता हुआ नजर आया यहाँ पर। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस, जी हाँ, तो यहाँ पर जो कंपनी के रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स, उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर रहा ऑपरेटिंग मार्जिन्स में। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि देखिए इनकी जो सेल्स है, टॉप लाइन ग्रोथ है, वो अभी भी 20% के आसपास होती हुई देखने को मिली है, जो कि एक बिग पॉजिटिव है। मोल्टेक पैकेजिंग में भी 14% की टॉप लाइन ग्रोथ थी। एक और कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट, वहाँ पर भी आई थिंक 12 से 15% के आसपास की टॉप लाइन ग्रोथ थी। लेकिन इस कंपनी में अभी भी 20% की ग्रोथ आ रही है टॉप लाइन में, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म इश्यूज यहाँ पर ज़रूर है, तो वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बाकी चीज़ें, देखिए इसका आप थोड़ा सा एक इशू और है इसके साथ, वो है इसका डेट। तो 1.26 टाइम्स यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि देखिए यहाँ पर जो इसके लेवरेज रेशियोज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का अच्छा है, 4.59 का है, और
ऐसे इंडस्ट्री जो नॉर्म्स हैं ये बताया जाता है कि 3 टाइम्स से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, हायर द बेटर, तो 3 टाइम्स से ज़्यादा है तो यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो वो अपने डेट को यहाँ पर रीपे कर सकती है। रिटर्न रेशोज आप देखिए कि आरओई इनका लगातार इंप्रूव हो रहा है FY18 से, आरओसी यहाँ पर इनका लगातार इंप्रूव हो रहा है FY18 से, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चीज़ है, कंपनी के रिटर्न रेशोज इंप्रूव हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। मैनेज प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितनी शानदार प्रमोटर होल्डिंग है 73% की। डीआईएस थोड़ा सा यहाँ पर कम कर रहे हैं अपनी होल्डिंग को। पब्लिक में अगर आप देखें तो पब्लिक के पास 25.90% है, उसमें से भी जया चंद्रकांत गोगरी, ये कौन है भैया? इसको आप सर्च कीजिएगा तो ये आरती इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर हैं। जी हाँ, तो आरती इंडस्ट्रीज़ के जो प्रमोटर हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव आप इसको ले सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक वेल रिनाउंड ग्रुप है और वो मित्सुकेम में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कोई कुछ तो यहाँ पर कंपनी में पॉजिटिव है। और कंपनी की अगर ग्रोथ की बात की जाए, हालांकि देखिए इसके बारे में पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ, सारी चीज़ डिटेल में आपको बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पर इसको ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो आपने निवेश किया है तो अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने एलोकेशन को यहाँ पर प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि माइक्रो कैप है और माइक्रो कैप जब गिरते हैं तो काफ़ी पूरी तरीके से गिरते हैं। और एक मेजर आप देखिए यहाँ पर इसने अपना जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, उसको अभी ब्रेक डाउन दिया है रिसेंटली, नंबर काफ़ी वीक आए हैं और यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो गिरावट और कहाँ तक हो सकती है? तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो करीब करीब यहाँ पर 220 के आसपास आ रहा है, यहाँ तक ये आ सकता है। और यहाँ तक आता है और सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ से अगर गिरता है तो फिर हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसके बाद देखिए कोई मेजर सपोर्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। 210 के बाद यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद तो लोअर सर्किट अपर सर्किट में ही हमको यहाँ पर ये स्टॉक जाता हुआ, अपर सर्किट में ही स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला था। तो इसको थोड़ा अपना अलोकेशन ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ग्रोइंग है। जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है अपने कस्टमर्स के साथ, तो इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। एलोकेशन बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, माइक्रो कैप कंपनी है तो मेरे ख्याल से 2 से 3% एलोकेशन यहाँ पर प्रॉपर रहेगा। ऐसी कंपनीज देखिए ग्रो होती है तो काफ़ी तेज़ी से होती है। हमने ज्योति रेजिन्स को भी, दोस्तों मैंने आपको ज्योति रेजिन्स भी बताया था, आपको ध्यान होगा, ज्योति रेजिन्स भी मैंने आपको करीब 300 करोड़ के मार्केट कैप पे बताया था और आज आप देखिए उसका मार्केट कैप आई थिंक 1000 से 1500 करोड़ के आसपास है। तो ऐसी कंपनीज जो हैं डेफिनेटली अच्छा करती हैं। अगर ग्रोथ आ रही है, मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है तो यहाँ पर ये कंपनीज मल्टी बैगर बन जाती हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहता है। ठीक है, गिरती है तो फिर लगातार गिरती जाती है। तो इस सेक्टर में आपको निवेश करना है तो मोल्टेक पैकेजिंग यहाँ पर सबसे अच्छी कंपनी है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो मित्सुकेम में रिस्क ले सकते हैं, अपनी स्टडी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कायंस या फिर केन्स टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका IPO ऑलरेडी मार्केट में ऑन है, कल इसकी आई थिंक लास्ट डेट है, तो अप्लाई करना है या नहीं करना, तो मेरे ख्याल से उसको लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट आता है आपका तो लिस्टिंग गेन के लेके निकल जाइए, क्योंकि इसका जो पी चल रहा है वो भी 85 के पी के आसपास चल रहा है। जो इसके पीयर ग्रुप की कंपनीज हैं, सिरमा टेक हो गया, डिक्सन हो गया, एम्बर हो गया, एम्बर बेसिकली पीसीबी बनाती है, ये भी पीसीबी बनाती है, तो इसलिए एम्बर इसका कॉम्पिटिटर है। तो वो अभी थोड़े लोअर वैल्यूशन पे है केन्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हालांकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगले क्वार्टर्स के नंबर आने दीजिए फिर देखते हैं क्योंकि हमने क्लीन साइंस में भी देखा था, हमने सुप्रीम में भी देखा, हमने तत्व में भी देखा, हमने कई सारी कंपनीज में देखा, 90% ऑफ द कंपनीज के जो IPOs हैं वैल्यूशन काफ़ी हाई आते हैं, उसके बाद फिर करेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना ही बेहतर है। कंपनी करती क्या है? तो बेसिकली IoT सॉल्यूशंस इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है, ODM सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। इन स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी IoT सॉल्यूशंस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो कंपनी तो देखिए काम जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको आगे कभी देखेंगे, कंपेयर फिर से एक बार इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अप्लाई करना है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन। तो कल लास्ट डेट है, अप्लाई लिस्टिंग गेन के लिए कर सकते हैं, मैं अभी कर रहा हूँ। बाकी मैं इसमें अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो निकल जाएंगे। तो ये हो गई केन्स की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स की। तो इस कंपनी को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल पे मैंने इसको आपको एज ए रेडी टू ब्लास्ट स्टॉक ऐसे रिकमेंड किया था। तो गॉडफ्रे फिलिप्स की बात की जाए तो यहाँ पर Q2 के इसके नंबर आ चुके हैं और नंबर देखिए बहुत गजब के रहे हैं दोस्तों। 50% टॉप लाइन में ग्रोथ है, YoY बेसिस पे मार्जिन यहाँ पर ग्रो हुए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
मेंटेन किए हैं क्वार्टरली बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में देखिए 105 करोड़ का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ का हो चुका है। 100% ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे और 50% ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे। तो गजब के नंबर आए हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के, गजब की कंपनी है। थोड़ा सा यहाँ पर सिन सेक्टर ज़रूर है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्ले करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तब भी आपको रिकमेंड किया था, क्योंकि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था 2015 से। स्टॉक देखिए कंसोलिडेट कर रहा था, अभी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और मैंने इसी लेवल के आसपास इसको आपको रेकमेंड किया था, करीब इस लेवल के आसपास, करीब 1400 लेवल के आसपास। और तब से लेकर एक बढ़िया हमको रैली इसमें ऑलरेडी आती हुई देखने को मिल चुकी है। रैली अगर हम देखें तो यहाँ से करीब 20% रिटर्न हमारा ऑलरेडी बन चुका है, अगर आपने इसमें पोजीशन ली होगी तो। अब रिजल्ट अच्छा है तो इसका मतलब और तेज़ी आनी चाहिए। नहीं आती है तो स्टॉक गिरता है तो मेरे ख्याल से और बाई किया जा सकता है। मैं तो बाई करूंगा, क्योंकि नंबर अच्छे हैं। अगर और गिरता है तो बाई किया जा सकता है अगले बजट तक। बजट में टैक्स आएगा तो वो बात अलग है, लेकिन अगले बजट तक मुझे लगता है यहाँ पर रैली जारी रहेगी। ऐसे जो है रैली वॉलेटिलिटी के साथ जारी रह सकती है। तो बाकी देखिए आप इन्वेस्टेड इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आप इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी तो दीपक नाइट्राइट। रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट काफ़ी वीक रहे हैं। अब मेन क्वेश्चन है आगे क्या करें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रेशर रह सकता है, और एक रिपोर्ट भी आ रही है HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से, वहाँ पर सेल की रेटिंग दी और करीब इन्होंने 1665 के यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट दिए हैं कंपनी के। उसके पीछे रीज़न है फिनॉल का बिजनेस। जैसे कि देखिए हमने बात भी करी थी कि इनके एडवांस इंटरमीडिएट बिजनेस में ग्रोथ है, लेकिन फिनॉल का बिजनेस इनका अभी काफ़ी प्रेशर में है, और फिनॉल का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और फिनॉल के जो यहाँ पर इनकी एज पर रिपोर्ट अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यूटिलाइजेशन लेवल काफ़ी हाई है। फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी कंपनी फिनॉल का प्लांट इनका काम कर रहा है। तो एक्सटेंडेड कैपेसिटी अब यहाँ पर अभी तो नहीं आएगी। जो ग्रोथ आएगी फिनॉल में तो वो अभी थोड़ा यहाँ पर टेपर होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। इनपुट का यहाँ पर इश्यूज़ है, हायर इनपुट कॉस्ट। फिनॉल जो स्प्रेड है वो अभी काफ़ी वीक है। यूटिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी यहाँ पर जो है प्रेशर डाल सकती है कंपनी के मार्जिन पे। तो यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा, लेकिन अगेन कहना चाहूँगा दीपक नाइट्राइट में लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, इसको बाय कीजिए। क्योंकि अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री में सुन रहा था तो अभी इन्होंने एग्रोकैम में एक यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अक्टूबर 2022 में, उसका रेवेन्यू ऐड होता हुआ नजर आएगा अगले क्वार्टर में। एक और प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पर अभी एक बेसिकली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वो भी अभी नवंबर 2022 में स्टार्ट हो चुका है, जो कि मार्जिन एक्रेटिव बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो ये बना रहे हैं। ठीक है, वो भी यूरोप के लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें ये ग्लोबली सेकंड दूसरी कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बना रही है। तो ये एक मार्जिन एक्रेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव है। नांदेसरी प्लांट इनका फुली ऑपरेशनल हो चुका है, आई थिंक नवंबर अक्टूबर के आसपास, अभी अक्टूबर एंड में ही हुआ है। तो उसका प्रोडक्शन भी, रेवेन्यू भी हमको जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा, और 1500 करोड़ का केपेक्स आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म विजन रखिए। आगे देखिए सॉल्वेंट्स में वन दे आर एमिंग टू बिकम लार्जेस्ट सॉल्वेंट प्लेयर। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्ले है जस्ट लाइक फिनॉल, तो वहाँ पर भी ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी हमने ऑलरेडी देख ही ली। तो ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पर बाय किया जा सकता है। अगर 1750 तक ये आता है तो मेरे ख्याल से इसको और उठाया जा सकता है दीपक नाइट्राइट को फॉर दी लॉन्ग टर्म। बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के भी क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, बहुत ही खराब नंबर हैं। 4-5% के मार्जिन भी कंपनी ने पोस्ट नहीं किए। टॉप लाइन में भी यहाँ पर गिरावट है। टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ है, लेकिन सिक्वेंशियली गिरावट है। नेट प्रॉफिट देखिए पूरा ही यहाँ पर टूट चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे, बिकॉज मार्जिन प्रेशर यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिला है। उसके पीछे रीज़न है एसिटाइल इंटरमीडिएटरी, जो इनका सेगमेंट है, जो कि अभी भी 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। और एसिटाइल इंटरमीडिएटरी एक कमोडिटी सेगमेंट है इनका, बेसिकली कमोडिटी आप कह सकते हैं कि जो इथाइल एसीटेट है वो एक कमोडिटी केमिकल है। तो यहाँ पर उसके प्राइसेस में हमको सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है इन Q2। लगातार सॉफ्टनेस आ रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इश्यूज, जो यहाँ पर रिसेशनरी इन्वायरमेंट है, यूरोप में डिमांड कम है, स्टीप फॉल हमको वहाँ पर देखने को मिला प्राइसेस में, जिसकी वजह से इनके मार्जिन पूरे ही टूट चुके हैं, और इस स्टॉक में भी लगातार गिरावट हो रही है। मेन क्वेश्चन है करना क्या है। तो देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स मैं आपको रिकमेंड पहले से ही नहीं करता आ रहा हूँ, मैंने पहले भी मना किया था कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में ना ही इन्वेस्ट करें तो ठीक है। इससे बेहतर कंपनीज हमारे पास पड़ी हुई हैं, उनमें निवेश कीजिए। क्योंकि IPO जब आया था तो काफ़ी हैवी वैल्यूएशंस पे आया था, हाई प्राइसेस पे, प्राइस टू अर्निंग पे आया था, और एक कमोडिटी के लिए इतना प्राइस टू अर्निंग सस्टेन करना मुश्किल होता है, और इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को अवॉइड करने के लिए भी बोला था। अब यहाँ पर नंबर खराब आए हैं तो और भी गिरावट हो सकती है, स्टॉक और भी गिर सकता है, क्योंकि इनका अभी भी देखिए 70% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एसिटाइल इंटरमीडिएट से ही आ रहा है, जहाँ पर इथाइल एसीटेट इनका एक मेजर केमिकल, कमोडिटी केमिकल है। अब यहाँ पर भविष्य की ग्रोथ कहाँ से आ सकती है? भविष्य की ग्रोथ आ सकती है इनके स्पेशलिटी इंटरमीडिएट सेगमेंट से, या फिर फ्लोरीन
जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट वाला इनका जो सेगमेंट है, जो यहाँ पर ग्रोथ आ सकती है, जो कि हाई मार्जिन सेगमेंट्स हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि जो 70% जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, वो इन दोनों सेगमेंट से आएगा बाय FY27। तो मैनेजमेंट को आपको ट्रैक करना पड़ेगा जो वो बोल रहे हैं क्या डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप इस चीज़ को ट्रैक कीजिए कि इनके जो ये दो सेगमेंट है क्या वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इनका जो फर्स्ट सेगमेंट है जो मेन कैश का इनका बिजनेस है वो तो अच्छा कर सकता है, लेकिन वो एक कमोडिटी बिजनेस है जहाँ पर फ्लक्चुएशन रहेंगे, तो मार्जिन में फ्लक्चुएशन रहेगा, तो स्टॉक में इसी प्रकार की वॉलेटिलिटी रहेगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, इसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में गिरावट हो सकती है। स्टॉक यहाँ पर आपको 270 के लेवल तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल इसने ब्रेक किया 278 का लेवल तक यहाँ पर आ सकता है। 278 ब्रेक डाउन दिया तो फिर ये स्टॉक और गिर सकता है, 230 के लेवल्स पे भी आ सकता है। तो इस पे आप, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप स्टडी इस पे कर सकते हैं अपनी। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मैं बेसिकली जुबिलेंट इंग्रेविया को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है इसके मुकाबले, और साथ ही साथ वहाँ पर टर्न अराउंड के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरती इंडस्ट्रीज़ की। आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर आने वाले हैं कल के दिन, तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इसको ट्रैक कीजिएगा। नंबर वीक रह सकते हैं क्योंकि पूरे सेगमेंट में, केमिकल सेगमेंट में ही हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन नंबर अच्छे आए तो ये स्टॉक भागता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी गिरावट हो चुकी है। गिरावट के पीछे का रीज़न भी है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको पता ही है कि इनका जो फार्मा बिजनेस है वो यहाँ पर डीमर्ज हो रहा है, और फार्मा करीब करीब 25% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, EBIT कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से आता है। तो जब इसका रिकॉर्ड डेट आ चुकी है तो यहाँ पर ये एडजस्ट होते हुए हमको देखने को मिलेगा। और स्टॉक का जो, इनका जो ये केमिकल वाला बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल वाला, वो यहाँ पर अब आई थिंक 20 के PE के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से भी अट्रैक्टिव है, इसमें SIP वे में धीरे धीरे बाइंग की जा सकती है। अगर गिरता है स्टॉक तो फिर 650 तक भी ये स्टॉक आ सकता है, वहाँ पर और बाय किया जा सकता है। आरती फार्मा का बिजनेस भी इनका अच्छा है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे भविष्य में, मौका मिला तो। वो अच्छा नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत मैंने देखा था उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसको भी ट्रैक, इन्वेस्टेड है तो ट्रैक इसको रखिए, इस पर ट्रैक रखिए। आरती इंडस्ट्रीज़ को बाय किया जा सकता है, अगर वैल्यूशन और गिरते हैं तो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट कंपनी है तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, और इसके भी कल के दिन आने वाले हैं Q2 के नतीजे, इसको भी ट्रैक पे रखिएगा। स्टॉक में गिरावट हो सकती है क्योंकि इसका मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस देखिए बाहर यूरोप से ही आ रहा है, जो एक्सपोर्ट से ही आता है इसका ज़्यादातर रेवेन्यू, तो वहाँ पर सिचुएशन ख़राब है, तो नंबर वीक आ सकते हैं। हालांकि काफ़ी स्टॉक गिर चुका है, क्या पता काफ़ी सारी चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी हो, लेकिन स्टॉक गिरता है। तो अगर ये 1878 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये स्टॉक आपको 1750 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आता है तो मेरे ख्याल से बाइंग की जा सकती है फॉर दी लॉन्ग टर्म, क्योंकि टायर सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, गजब का मैनेजमेंट है, और नीश प्रोडक्ट है इसका। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टायर कंपनी बनाती है, तो नीश प्रोडक्ट है और लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है नीश सेगमेंट में, जहाँ पर ये ऑफ हाईवे टायर्स बनाती है। तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। वैल्यूशन भी अब धीरे धीरे इसके अट्रैक्टिव हो चुके हैं। नेक्स्ट कंपनी है तो रेडिको खेतान, इसके भी कल के दिन Q2 के नतीजे आने वाले हैं, इसको भी आप रडार पे रखिएगा। ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, हालांकि थोड़ा सा सेम सेक्टर ज़रूर है, इसमें निवेश करना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, और रेडिको खेतान जैसी एक कंपनी, गजब की मैनेजमेंट वाली कंपनी ग्रो हो सकती है। पूरे पूरे चांसेस है इस कंपनी के यहाँ पर ग्रोथ के, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी की लगातार अच्छी है, कंपनी मार्जिन्स मेंटेन करती है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट ऐसा है कि कंजम्पशन तो होगा ही इन प्रोडक्ट्स का। तो निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी में भी कर सकते हैं। अगर स्टॉक गिरता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करीब 950 के आसपास आएगा, और वहाँ पर इसमें और ऐड किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों कुछ कंपनीज और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर आपका ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा, किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग आपका क्या मानना है, समझना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।